नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। यूपी सरकार ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के प्रयागराज स्थित घर को बुलडोजर से गिराया है। इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। जफर के घर से तलवार, पिस्टल और राइफल बरामद हुई है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले में जफर के 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर लगा कर गिरा दिया है। इस घर की मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए थी। अतीक का मकान जब्त किया गया था, जो जफर ने ही उसके परिवार के यहाँ पनाह दी थी। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। वकील ने अतीक की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। अतीक अहमद के वकील खान सोलत हनीफ ने कहा है, आज जो मकान चकिया में 297/205 ध्वस्त किया जा रहा है, बेनामी संपत्ति नहीं। यह मकान जफर अहमद खान का है। जफर मूलतः बांद्रा का रहने वाला है। इसी मकान को 7 जनवरी 2021 को जफर के पिता ने अपने धन से खरीदा था। इसके ठीक सामने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का मायका भी है। अतीक अहमद का चकिया स्थित मकान गिराए जाने के बाद वो अपने मायके में ही रह रही थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जफर अहमद से इस मकान को किराए पर लिया था। शाइस्ता और उनका परिवार इसी मकान में 2021 से रह रहा था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से जफर अहमद को बिना कोई नोटिस दिए ही उनके घर पर अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में दिख रही है। एक आरोपी अरबाज का एनकाउंटर कर दिया गया था। सदाकत नाम के आरोपी को पकड़ लिया गया है। वहीं हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा कार के मालिक बिरयानी बेचने वाले नफीस को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल की शिकायत पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटों और उसके साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के साथ ही 9 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उमेश की हत्या 24 फरवरी को धूमनगंज में की गई थी। इसमें 13 शूटर शामिल थे। 6 गोली चला रहे थे, जबकि 7 बैकअप में थे। हत्या की साजिश मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी। साजिश में अहम रोल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का था। अशरफ बरेली जेल में बंद है। जेल से दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ते थे। यह खुलासा इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और हत्या में शामिल सदाकत खान ने पूछताछ के दौरान किया है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और गनर की शुक्रवार को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद के साथ ही अतीक के भाई, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटों और अन्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ करीब 7 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। इधर सीएम योगी ने सदन में जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम माफिया के खिलाफ हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सपा ने अतीक अहमद को बढ़ावा दिया था और बढ़ावा दे रही है। अपराधी को सांसद बनाओ फिर तमाशा करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा माफिया को बढ़ाती है और बढ़ाती आ रही है। राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद दोषी है। उसे सपा ने विधायक बनाकर बढ़ावा दिया था। अब ये जो कुछ भी हुआ है, इस हत्याकांड में बहुत तेजी से पुलिस भी काम कर रही है और प्रशासन काम में जुटा हुआ है। इलाहाबाद पश्चिम के बसपा विधायक रहे राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को सुलेम सराय में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी पूजा पाल कौसंबी की चायल सीट से सपा की विधायक है। राजू पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद व उनके छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीब उर्फ अशरफ समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इन्हीं का हाथ बताया जाता है और इन्हीं ने उमेश पाल की हत्या करवाई है। उमेश पाल घटना का मुख्य गवाह था। वह राजू पाल की पत्नी पूजा पाल की सगी बुआ का लड़का था। राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की थी। इसमें उमेश पाल मुख्य गवाह थे। यही कारण है कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिली थी।
राजू पाल की पत्नी विधायक पूजा पाल ने भी कई बार आशंका जताई थी कि गवाही को प्रभावित करने के लिए उमेश पाल की हत्या हो सकती है। उमेश पाल ने भी अपनी जान को खतरा बताया था। इस हत्याकांड में पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता से भी पूछताछ की और पूछताछ में पुलिस ने बताया कि हमलावर उमेश पाल की कार का लगातार पीछा कर रहे थे। हमलावर बैग में बम रखकर आए थे। उमेश पाल का पीछा करने के लिए हमलावर ने कार और बाइक का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने उमेश पाल के कोर्ट से लेकर उसके घर तक के पूरे रास्ते सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। पुलिस ने अतीक के 2 नाबालिग बेटों और उसके दोस्त की कॉल डिटेल भी निकलवाई है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय बदमाशों की उनकी फोटो दिखाकर पहचान कराने की भी कोशिश की जा रही है। यानी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। देर रात तक उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और डीएम संजय खत्री धूमनगंज थाने में डटे रहे। वे लगातार तफ्तीश करते रहे और हर क्लू पे वो काम करते रहे। इसके अलावा एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहिल हसन को रसूलाबाद निवास से 10:15 बजे उठाया है। गोपनीय तरीके से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उमेश के ड्राइवर प्रदीप शर्मा की भूमिका को भी संदिग्ध मान रही है। देर रात से ही पुलिस प्रदीप से पूछताछ में जुटी है। साथ ही कॉल डिटेल भी निकलवाया जा रहा है। घटना के बाद प्रदीप गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सामने आया कि एक बदमाश झोले से बम निकालकर मारते हुए दिख रहा है। आप सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं, बम की धमाके की आवाज आती है। हमले में पूर्वांचल के शूटरों का हाथ होने की शक है। यही वजह है कि हमलावरों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी की टीम लगाई गई है। उमेश पाल के घर पर भी हमले के बाद पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शनिवार दोपहर को उमेश पाल का दाह संस्कार किया गया है। दाह संस्कार कराए जाने के बाद लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामले में उमेश की पत्नी जयापाल ने अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन बरेली जेल में बंद है। भाई और पूर्व विधायक अशरफ, अतीक के बेटों और अन्य सहयोगियों के खिलाफ साजिश, हत्या सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उधर मुख्य गवाह उमेश पाल हत्याकांड को लेकर डीजीपी ने भी रिपोर्ट तलब की है। अतीक और उसके भाई अशरफ पर भी जेल में निगाहें रखी जा रही है। अब जेल में मिलने आने वालों के बारे में भी छानबीन की जा रही है। अतीक के खिलाफ कोर्ट में 54 मुकदमे विचाराधीन हैं। कुछ महीने पहले गवाह उमेश पाल ने पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ धमकी देने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। हमलावर ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल हमलावरों के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है कि हमला उस वक्त हुआ जब उमेश पाल कोर्ट से गवाही देकर अभी घर के गेट तक ही पहुंचे थे। वहां कार से उतरे तभी 4-5 हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद जब वहां घर के अंदर भागे तो उन पर बम से हमला कर दिया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लगातार छानबीन जारी है पुलिस की। घटना के बाद एडवोकेट विक्रम सिन्हा ने कहा है कि केस में फाइनल बहस चल रही थी। हम लोगों की तरफ से बहस समाप्त हो चुकी थी। डिफेंस के वकील ने आज बहस की 2:30 बजे से शुरू करके उन्होंने 4:15 साढ़े 4 बजे तक बहस किया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट से बहस खत्म करने के लिए सोमवार तक का समय मांगा, जबकि इस केस में कोर्ट आज बहस खत्म करना चाहती थी, जिसके बाद किसी को समय नहीं दिया जाता। उमेश पाल के अपहरण के मामले में विक्रम सिन्हा उमेश पक्ष के वकील हैं। उमेश पाल की मां, बहन और भाइयों ने सीधे तौर पर अतीक अहमद, मोहम्मद अशरफ के साथ दिलीप पासी पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर केस को निस्तारित करने का आदेश कर रखा है। सीबीआई सभी पक्षों के बयान दर्ज करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे चुकी है।
अब इस मामले में केवल फैसला आना बाकी है। इस कांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के 2008 में हुए अपहरण और मारपीट के मामले की गवाही चल रही है। लगातार इस गवाही में उमेश पाल जा रहे थे। शुक्रवार को उमेश पाल एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही देकर लौटे थे। अगली तारीख 27 फरवरी की लगी हुई थी। 28 फरवरी को कोर्ट इस मामले में फैसला देने वाली थी। 27 फरवरी और 28 फरवरी मतलब एक दिन का फैसला था। उमेश पाल पूजा पाल को न्याय दिलाने के लिए 18 साल से मुकदमा लड़ रहा था। यानी उमेश पाल पूजा पाल को न्याय दिलाने के लिए पिछले 18 साल से मुकदमा लड़ रहा था। आए दिन उसे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थी। शादी के एक हफ्ते के अंदर उसकी विधवा हुई चचेरी बहन पूजा पाल को न्याय तो नहीं मिला, लेकिन एक और हत्या हो गई। धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय में रहने वाला उमेश पाल 3 भाइयों में दूसरे नंबर के हैं। उनके बड़े भाई पप्पू पाल और सबसे छोटे भाई दिनेश पाल हैं। परिवार में 90 साल की बुजुर्ग मां, पत्नी और 2 बेटे और बेटियां हैं। उमेश पाल अपने चचेरे बहनोई राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, जिसकी वजह से उनका अपहरण और उस पर हमले हुए, लेकिन वह अपने इरादों से डिगे नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने वाले उमेश पाल प्रयागराज के नवाबगंज से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। इस समय वह भाजपा से जुड़े हुए थे। वकालत के पैसे के साथ साथ जमीन का कारोबार भी करते थे। राजू पाल हत्याकांड में गवाही देने से उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की। अपहरण हमले का आरोप भी पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ मोहम्मद अशरफ पर लगे हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद उनके घर परिवार और जानने वालों में आक्रोश है। पूजा पाल ने भी कोर्ट और पुलिस को लिखित रूप से दिया था कि उमेश पाल मेरे चचेरे भाई हैं। मेरे पति की हत्या के मामले में एक प्रमुख गवाह भी है। उनकी जान को खतरा भी है। इसी वजह से उमेश पाल को भी सरकारी गनर संदिग्ध दिया गया था, जिसकी इस हमले में मौत हो गई। अब तक पुलिस ने पत्नी, बेटे समेत करीब 8 लोगों से पूछताछ की है। बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बीच दुश्मनी करीब 17 साल पुरानी है। राजू पाल हत्याकांड में जब उमेश गवाह बने थे तो उनका अपहरण हो गया था, जिसका आरोप अतीक पर लगा। उमेश अतीक गिरोह के खिलाफ अब तक 5 एफआईआर करा चुके हैं। 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिम के विधायक राजू पाल को सुलेम सराय इलाके में गोलियों से भून दिया गया था। उस वक्त राजू पाल के दोस्त और रिश्तेदार उमेश पाल पूरे मामले के गवाह बन गए थे। 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिम के विधायक राजू पाल को सुलेम सराय इलाके में गोलियों से भून दिया गया था। उस वक्त राजू पाल के दोस्त और रिश्तेदार उमेश पाल पूरे मामले के गवाह बन गए थे। यानी पूरा केस पेचीदा था। 17-18 साल से इस केस में लगातार इस तरह की धमकियां और इस तरह की चीजें सामने आती रही। राजू पाल हत्याकांड में गवाह बनते ही अतीक गिरोह उमेश पाल को दुश्मन की नजर से देखने लगा। उन पर कई बार हमले की कोशिश हुई, लेकिन वे बच निकले थे। 28 फरवरी 2008 को उमेश का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट की गई थी, धमकी दी गई, गवाही दी तो मार दिया जाएगा, ऐसी कई बार उनको धमकियां मिलती रही। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और उन्होंने अतीक अशरफ समेत गिरोह के कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। कई ऐसी धमकियां उनको उमेश पाल को मिलती रही। लगातार धमकियों का शिकार होते हुए लगातार उन्हें धमकियां मिलती रही। इसके बाद भी अतीक के गुर्गे उमेश के पीछे पड़े रहे। 11 जुलाई 2016 को उमेश गवाही देने कचहरी गए थे। उन पर कचहरी परिसर में ही जानलेवा हमला किया गया। उमेश ने अतीक अशरफ समेत गिरोह के तमाम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
दोनों मामले कोर्ट में चल रहे थे। इसी बीच उमेश ने अतीक गिरोह के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा 2022 में जान से मारने की धमकी और एक अन्य मामले में भी एफआईआर लिखाई गई थी। अतीक गिरोह ने उमेश पर न सिर्फ हमले कराए और धमकियां भी दी गई। कई सारी धमकियां उमेश पाल को मिलती रही, बल्कि 2016 में धूमनगंज में जितेंद्र पटेल की हत्या के मुकदमे में नामजद भी करवा दिया गया था। हालांकि जांच में उमेश को बरी कर दिया गया। अतीक अहमद के सांसद बनने से शहर पश्चिमी सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुआ तो अतीक के भाई अशरफ को बसपा के राजू पाल ने हरा दिया। इस हार के बाद जो राजू पाल कभी अतीक अहमद के खास हुआ करते थे, वे एक झटके में सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। यानी पूरी चुनावी रंजिश थी। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू ने पूजा से शादी की। राजू पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी पूजा उसी सीट से 2007 और 2012 में विधायक बनी। हालांकि 2017 में वह हार गई और 2022 के चुनाव में कौशाम्बी की चायल सीट से सपा के प्रत्याशी हैं जो जीत गए थे। 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद का हर चौराहा तिरंगे झंडों से पड़ा था। दोपहर 3 बजे इलाहाबाद शहर पश्चिम के बसपा विधायक राजू पाल SRN हॉस्पिटल से निकले थे। साथ में 2 गाड़ियां चल रही थी, क्वालिस और स्कॉर्पियो। राजू पाल काफिले के क्वालिस खुद चला रहे थे। बगल वाली सीट पर रुखसाना को बिठाया था। रुखसाना राजू के दोस्त की पत्नी थी जो रास्ते में मिल गई थी। राजू पाल का काफिला सुलेम सराय की GT रोड पर था। तभी बगल से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे आ गई। राजू को समझ पाते इसके पहले ही एक गोली सामने का शीशा चीरते हुए उनके सीने में घुस गई। धड़धड़ाते हुए स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे। 3 ने राजू पाल की गाड़ी को घेरकर फायर करना शुरू किया और बाकी 2 ने पीछे चल रही स्कॉर्पियो पर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों को जब लग गया कि राजू की सांसें थम गई हैं, तब वे भागे। धूमनगंज पुलिस आई, टैक्सी से राजू को लेकर SRN भागी। डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद राजू का पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी बॉडी से 19 गोलियां निकली। पुलिस ने उस वक्त के सपा सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ, फरहान, रंजित पाल, आबिद गुफरान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। आज तक फैसला नहीं सुनाया जा सका। एक टैंकर क्लीनर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल, आज की कहानी में हम आपको उमेश पाल के बारे में बताते हैं। उमेश पाल आज की तारीख में करोड़ों के मालिक थे। उमेश के पास सफारी, क्रेटा, इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियों का जत्था और 12 से ज्यादा भूखंडों का मालिकाना हक था। पैसा आने के बाद उमेश पाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उड़ान भरने लगी थी। वहां भी विधायकी लड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से चचेरी बहन विधायक पूजा पाल, राजू पाल की पत्नी से भी उनकी अनबन हो गई थी। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह बनने और अपहरण में अतीक अहमद एंड गैंग पर नामजद FIR दर्ज कराकर चर्चा में आए उमेश पाल ने उसी समय से अपना रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया था। वहां जमीन के कारोबार में उतर गए। पहले पार्टनरशिप में प्लॉटिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे अकेले प्रॉपर्टी का कारोबार करने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी का कारोबार इस समय उमेश पाल का धूमनगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसकी वजह से उनका कई लोगों से तनातनी चल रही थी। सत्ता पक्ष से जुड़े होने की वजह से सीधे उनसे कोई टकरा नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन का विवाद भी सुलझ नहीं रहा था और सुलग रहा था। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उनके जाने वालों
जानने वालों का कहना है कि उमेश पाल ने अपहरण के मामले को खूब भुनाया। उसी के बूते उन्होंने जमीन के कारोबार का बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो कहीं ना कहीं व्यवसाय दुश्मनी में भी तब्दील हो रहा था। पैसा आने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी थी, और यही वजह है कि उनकी चचेरी बहन और चायल से सपा विधायक पूजा पायल के बीच रिश्ते में धीरे धीरे दूरी आ गई थी। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह बनने और अपहरण में अतीक अहमद एंड गैंग पर नामजद एफआईआर दर्ज कराकर चर्चा में आए उमेश पाल ने उसी समय से अपना रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया था। वहां जमीन के कारोबार में उतर गए। पहले पार्टनरशिप में प्लॉटिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे अकेले प्रॉपर्टी का कारोबार करने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी का कारोबार इस समय उमेश पाल का धुमनगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसकी वजह से उनका कई लोगों से तनातनी चल रही थी। सत्ता पक्ष से जुड़े होने की वजह से सीधे उनसे कोई टकरा नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन का विवाद भी सुलझ नहीं रहा था और सुलग रहा था। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जानने वालों का कहना है कि उमेश पाल ने अपहरण के मामले को खूब भुनाया। उसी के बूते उन्होंने जमीन के कारोबार का बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो कहीं ना कहीं व्यवसाय दुश्मनी में भी तब्दील हो रहा था। पैसा आने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी थी, और यही वजह है कि उनकी चचेरी बहन और चायल से सपा विधायक पूजा पायल के बीच रिश्ते में धीरे धीरे दूरी आ गई थी। यानी उनके रिश्ते में धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी थी। नवाबगंज से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने वाले उमेश पाल का बचपन भी भले ही मुफलिसी में बीता हो, लेकिन इस समय वह क्षेत्र के चर्चित शख्सियत में गिने जाते थे। वह विधानसभा से खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, मतलब फपा मऊ विधानसभा से वे खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने सपा ज्वाइन भी की थी। साल 2017 से 2021 तक खूब प्रचार भी किया था, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सिरादू में सभा हुआ। इसमें उमेश पाल बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके जानने वालों का कहना है कि चचेरी बहन सपा में और ये बीजेपी में थे। इस वजह से भाई बहन में धीरे धीरे रार आ गई थी। पूजा पाल जहां निवर्तमान विधायक है, वहीं उमेश पाल भविष्य में विधायक लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि वह राजू पाल हत्याकांड में गवाही देने से भी कतराने लगे थे। सिर्फ अपहरण के मामले में अतीक और अशरफ के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे। 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद का हर चौराहा तिरंगा और झंडों से पट गया था। दोपहर 3 बजे इलाहाबाद शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल हॉस्पिटल से निकले, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, और 2 गाड़ियां चल रही थी, क्वालिस और स्कॉर्पियो। राजू पाल काफिले की क्वालिस खुद चला रहे थे। बगल वाली सीट पर रुखसाना बैठी थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। रुखसाना राजू के दोस्त की पत्नी थी और रास्ते में मिल गई। बसपा विधायक रहे राजू पाल मर्डर केस मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को हत्या कर दी। यानी वो केस राजू पाल के गवाह थे और उमेश पाल की इसके बाद हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल गनर संदीप मिश्रा की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा गनर रघुवंश सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद उनकी पत्नी और मां ने माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया। फिलहाल जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों और उसके 1 नाबालिग दोस्त को भी हिरासत में लिया। माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ भले ही जेल में हो, मगर शहर में उनके गुर्गे हमेशा सक्रिय रहते हैं, जैसा कि हमने इस एपिसोड में पहले शुरुआत में बताया था। यही कारण है कि खुद के साथ उन्होंने की आशंका के चलते
उमेश सुलेम सराय में रहते हुए, जिसके चलते उसका मकान और 20 हाईटेक कैमरे लगवाए थे। किसने? उमेश पाल ने। पूजा पाल ने कोर्ट और पुलिस को लिखित रूप से दिया था कि उमेश पाल मेरे चचेरे भाई है, मेरे पति की हत्या के मामले में एक प्रमुख गवाह भी है, उनकी जान को खतरा भी है। इस वजह से उमेश पाल को भी सरकारी गनर संदीप दिया गया था, जिसकी इस हमले में मौत हो गई। यानी अब तक पुलिस ने पत्नी, बेटे समेत करीब 8 लोगों से पूछताछ की है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उमेश बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। जैसा हम मोहल्ले के अनुसार जो सुनते हैं, वो बताते कि बहुत मिलनसार व्यक्ति था। वह हमेशा 10 समर्थक और दोस्तों के साथ चलते थे। वह कहीं भी जाते थे, उनके साथ 2 गाड़ियां होती थी। मगर शुक्रवार को वारदात के दौरान उमेश के साथ उनका ड्राइवर और गनर ही साथ में था। उमेश पाल अपने परिवार के मुखिया थे। उनके 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां भी। गुरुवार शाम को जब वो मौत की सूचना शहर में फैली तो उमेश के बच्चे और पत्नी और मां इससे अनजान थे। गली के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच चुके थे, मगर गली में जो भी लोग जाते थे वहां मौत के बारे में चर्चा नहीं करते थे। वहां मौजूद सगे संबंधी लोगों से यही कहते रहे कि इनके बच्चों को मौत की जानकारी नहीं दी जाए, और नहीं है, इसलिए यह कुछ भी ना कहे। लेकिन मां और पत्नी को मौत का आभास हो चुका था। उमेश पाल के करीबियों का कहना है कि उमेश को माफिया अतीक व अशरफ के खिलाफ गवाही न देने के लिए धमकी भी दी जाती थी। लेकिन उमेश विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को न्याय दिलाने के लिए लगातार कोर्ट में गवाही देते रहे। यही कारण रहा है कि साल 2008 में उमेश का अपहरण भी कर लिया गया था और उन्हें पीटा गया। इसका भी मुकदमा चल रहा है। आज के अलर्ट में पूरी कहानी में फिर मिलेंगे। आज की कहानी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसी अलर्ट में नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे ऐसे ही एपिसोड के साथ। उमेश पाल हत्याकांड के बारे में आप हर एक वो चीज जान चुके हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। यानी यूपी का इतना बड़ा हत्याकांड, उमेश हत्याकांड में लगातार पुलिस एनकाउंटर कर रही है और अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए उनके घर गिराए जा रहे हैं और लगातार जांच भी चल रही है। ये अभी तक का सबसे चर्चित मामला था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। यूपी सरकार ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के प्रयागराज स्थित घर को बुलडोजर से गिराया है। इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। जफर के घर से तलवार, पिस्टल और राइफल बरामद हुई है। धुमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले में जफर के 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर लगा कर गिरा दिया है। इस घर की मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए थी। अतीक का मकान जब्त किया गया था, जो जफर ने ही उसके परिवार के यहाँ पनाह दी थी। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। वकील ने अतीक की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। अतीक अहमद के वकील खान सोलत हनीफ ने कहा है, आज जो मकान चकिया में 297/205 ध्वस्त किया जा रहा है, बेनामी संपत्ति नहीं। यह मकान जफर अहमद खान का है। जफर मूलतः बांद्रा का रहने वाला है। इसी मकान को 7 जनवरी 2021 को जफर के पिता ने अपने धन से खरीदा था। इसके ठीक सामने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का मायका भी है। अतीक अहमद का चकिया स्थित मकान गिराए जाने के बाद वो अपने मायके में ही रह रही थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जफर अहमद से इस मकान को किराए पर लिया था। शाइस्ता और उनका परिवार इसी मकान में 2021 से रह रहा था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से जफर अहमद को बिना कोई नोटिस दिए ही उनके घर पर अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया है।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में ऐलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में दिख रही है। एक आरोपी अरबाज का एनकाउंटर कर दिया गया था। सदाकत नाम के आरोपी को पकड़ लिया गया है। वहीं हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा कार के मालिक बिरयानी बेचने वाले नफीस को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल की शिकायत पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटों और उसके साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के साथ ही 9 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उमेश की हत्या 24 फरवरी को धूमनगंज में की गई थी। इसमें 13 शूटर शामिल थे, 6 गोली चला रहे थे जबकि 7 बैकअप में थे। हत्या की साजिश मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी। साजिश में अहम रोल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का था। अशरफ बरेली जेल में बंद है। जेल से दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ते थे। यह खुलासा इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और हत्या में शामिल सदाकत खान ने पूछताछ के दौरान किया है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और गनर की शुक्रवार को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद के साथ ही अतीक के भाई, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटों और अन्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ करीब 7 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। इधर सीएम योगी ने सदन में जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम माफिया के खिलाफ हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सपा ने अतीक अहमद को बढ़ावा दिया था और बढ़ावा दे रही है। अपराधी को सांसद बनाओ फिर तमाशा करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा माफिया को बढ़ाती है और बढ़ाती आ रही है। राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद दोषी है, उसे सपा ने विधायक बनाकर बढ़ावा दिया था। अब ये जो कुछ भी हुआ है इस हत्याकांड में बहुत तेजी से पुलिस भी काम कर रही है और प्रशासन काम में जुटा हुआ है। इलाहाबाद पश्चिम के बसपा विधायक रहे राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को सुलेम सराय में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी पूजा पाल कौसंबी की चायल सीट से सपा की विधायक है। राजू पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद व उनके छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीब उर्फ अशरफ समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इन्हीं का हाथ बताया जाता है और इन्हीं ने उमेश पाल की हत्या करवाई है। उमेश पाल घटना का मुख्य गवाह था। वह राजू पाल की पत्नी पूजा पाल की सगी बुआ का लड़का था। राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की थी। इसमें उमेश पाल मुख्य गवाह थे। यही कारण है कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिली थी। राजू पाल की पत्नी विधायक पूजा पाल ने भी कई बार आशंका जताई थी कि गवाही को प्रभावित करने के लिए उमेश पाल की हत्या हो सकती है। उमेश पाल ने भी अपनी जान को खतरा बताया था। इस हत्याकांड में पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता से भी पूछताछ की और पूछताछ में पुलिस ने बताया कि हमलावर उमेश पाल की कार का लगातार पीछा कर रहे थे। हमलावर बैग में बम रखकर आए थे। उमेश पाल का पीछा करने के लिए हमलावर ने कार और बाइक का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने उमेश पाल के कोर्ट से लेकर उसके घर तक के पूरे रास्ते सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। पुलिस ने अतीक के 2 नाबालिग बेटों और उसके दोस्त की कार डिटेल भी निकलवाई है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय बदमाशों की उनकी फोटो दिखाकर पहचान कराने की भी कोशिश की जा रही है। यानी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। देर रात तक उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और डीएम संजय खत्री धूमनगंज थाने में डटे रहे। वे लगातार तफ्तीश करते रहे और हर क्लू पे वो काम करते रहे। इसके अलावा एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहिल हसन को रसूलाबाद निवास से 10:15 बजे उठाया है। गोपनीय तरीके से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उमेश के ड्राइवर प्रदीप शर्मा की भूमिका को भी संदिग्ध मान रही है। देर रात से ही पुलिस प्रदीप से पूछताछ में जुटी है। साथ ही कॉल डिटेल भी निकलवाया जा रहा है। घटना के बाद प्रदीप गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सामने आया कि एक बदमाश झोले से बम निकालकर मारते हुए दिख रहा है। आप सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं, बम की धमाके की आवाज आती है।
हमले में पूर्वांचल के शूटरों का हाथ होने की शक है। यही वजह है कि हमलावरों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी की टीम लगाई गई है। उमेश पाल के घर पर भी हमले के बाद पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शनिवार दोपहर को उमेश पाल का दाह संस्कार किया गया है। दाह संस्कार कराए जाने के बाद लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामले में उमेश की पत्नी जयापाल ने अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन बरेली जेल में बंद है। भाई और पूर्व विधायक अशरफ, अतीक के बेटों और अन्य सहयोगियों के खिलाफ साजिश, हत्या सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उधर मुख्य गवाह उमेश पाल हत्याकांड को लेकर डीजीपी ने भी रिपोर्ट तलब की है। अतीक और उसके भाई अशरफ पर भी जेल में निगाहें रखी जा रही है। अब जेल में मिलने आने वालों के बारे में भी छानबीन की जा रही है। अतीक के खिलाफ कोर्ट में 54 मुकदमे विचाराधीन हैं। कुछ महीने पहले गवाह उमेश पाल ने पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ धमकी देने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। हमलावर ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल हमलावरों के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है कि हमला उस वक्त हुआ जब उमेश पाल कोर्ट से गवाही देकर अभी घर के गेट तक ही पहुंचे थे। वहां कार से उतरे तभी 4-5 हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद जब वहां घर के अंदर भागे तो उन पर बम से हमला कर दिया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लगातार छानबीन जारी है पुलिस की। घटना के बाद एडवोकेट विक्रम सिन्हा ने कहा है कि केस में फाइनल बहस चल रही थी। हम लोगों की तरफ से बहस समाप्त हो चुकी थी। डिफेंस के वकील ने आज बहस की 2:30 बजे से शुरू करके उन्होंने 4:15 साढ़े 4 बजे तक बहस किया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट से बहस खत्म करने के लिए सोमवार तक का समय मांगा, जबकि इस केस में कोर्ट आज बहस खत्म करना चाहती थी, जिसके बाद किसी को समय नहीं दिया जाता। उमेश पाल के अपहरण के मामले में विक्रम सिन्हा उमेश पक्ष के वकील हैं। उमेश पाल की मां, बहन और भाइयों ने सीधे तौर पर अतीक अहमद, मोहम्मद अशरफ के साथ दिलीप पासी पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर केस को निस्तारित करने का आदेश कर रखा है। सीबीआई सभी पक्षों के बयान दर्ज करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे चुकी है। अब इस मामले में केवल फैसला आना बाकी है। इस कांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के 2008 में हुए अपहरण और मारपीट के मामले की गवाही चल रही है। लगातार इस गवाही में उमेश पाल जा रहे थे। शुक्रवार को उमेश पाल एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही देकर लौटे थे। अगली तारीख 27 फरवरी की लगी हुई थी। 28 फरवरी को कोर्ट इस मामले में फैसला देने वाली थी। 27 फरवरी और 28 फरवरी मतलब एक दिन का फैसला था। उमेश पाल पूजा पाल को न्याय दिलाने के लिए 18 साल से मुकदमा लड़ रहा था। यानी उमेश पाल पूजा पाल को न्याय दिलाने के लिए पिछले 18 साल से मुकदमा लड़ रहा था। आए दिन उसे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थी। शादी के 1 हफ्ते के अंदर उसकी विधवा हुई चचेरी बहन पूजा पाल को न्याय तो नहीं मिला, लेकिन एक और हत्या हो गई। धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय में रहने वाला उमेश पाल 3 भाइयों में दूसरे नंबर के हैं। उनके बड़े भाई पप्पू पाल और सबसे छोटे भाई दिनेश पाल हैं। परिवार में 90 साल की बुजुर्ग मां, पत्नी और 2 बेटे और बेटियां हैं। उमेश पाल अपने चचेरे बहनोई राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, जिसकी वजह से उनका अपहरण और उस पर हमले हुए, लेकिन वह अपने इरादों से डिगे नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने वाले उमेश पाल प्रयागराज के नवाबगंज से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। इस समय वह भाजपा से जुड़े हुए थे
वकालत के पैसे के साथ साथ जमीन का कारोबार भी करते थे। राजू पाल हत्याकांड में गवाही देने से उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की। अपहरण हमले का आरोप भी पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ मोहम्मद अशरफ पर लगे हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद उनके घर, परिवार और जानने वालों में आक्रोश है। पूजा पाल ने भी कोर्ट और पुलिस को लिखित रूप से दिया था कि उमेश पाल मेरे चचेरे भाई हैं। मेरे पति की हत्या के मामले में एक प्रमुख गवाह भी है, उनकी जान को खतरा भी है। इसी वजह से उमेश पाल को भी सरकारी गनर संदिग्ध दिया गया था, जिसकी इस हमले में मौत हो गई। अब तक पुलिस ने पत्नी, बेटे समेत करीब 8 लोगों से पूछताछ की है। बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बीच दुश्मनी करीब 17 साल पुरानी है। राजू पाल हत्याकांड में जब उमेश गवाह बने थे तो उनका अपहरण हो गया था, जिसका आरोप अतीक पर लगा। उमेश अतीक गिरोह के खिलाफ अब तक 5 एफआईआर करा चुके हैं। 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिम के विधायक राजू पाल को सुलेम सराय इलाके में गोलियों से भून दिया गया था। उस वक्त राजू पाल के दोस्त और रिश्तेदार उमेश पाल पूरे मामले के गवाह बन गए थे। 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिम के विधायक राजू पाल को सुलेम सराय इलाके में गोलियों से भून दिया गया था। उस वक्त राजू पाल के दोस्त और रिश्तेदार उमेश पाल पूरे मामले के गवाह बन गए थे, यानी पूरा केस पेचीदा था। 17-18 साल से इस केस में लगातार इस तरह की धमकियां और इस तरह की चीजें सामने आती रही। राजू पाल हत्याकांड में गवाह बनते ही अतीक गिरोह उमेश पाल को दुश्मन की नजर से देखने लगा। उन पर कई बार हमले की कोशिश हुई, लेकिन वे बच निकले थे। 28 फरवरी 2008 को उमेश का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट की गई थी, धमकी दी गई, गवाही दी तो मार दिया जाएगा, ऐसी कई बार उनको धमकियां मिलती रही। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और उन्होंने अतीक अशरफ समेत गिरोह के कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। कई ऐसी धमकियां उनको उमेश पाल को मिलती रही। लगातार धमकियों का शिकार होते हुए लगातार उन्हें धमकियां मिलती रही। इसके बाद भी अतीक के गुर्गे उमेश के पीछे पड़े रहे। 11 जुलाई 2016 को उमेश गवाही देने कचहरी गए थे। उन पर कचहरी परिसर में ही जानलेवा हमला किया गया। उमेश ने अतीक अशरफ समेत गिरोह के तमाम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों मामले कोर्ट में चल रहे थे। इसी बीच उमेश ने अतीक गिरोह के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा 2022 में जान से मारने की धमकी और एक अन्य मामले में भी एफआईआर लिखाई गई थी। अतीक गिरोह ने उमेश पर न सिर्फ हमले कराए और धमकियां भी दी गई। कई सारी धमकियां उमेश पाल को मिलती रही। बल्कि 2016 में धुमनगंज में जितेंद्र पटेल की हत्या के मुकदमे में नामजद भी करवा दिया गया था। हालांकि जांच में उमेश को बरी कर दिया गया। अतीक अहमद के सांसद बनने से शहर पश्चिमी सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुआ तो अतीक के भाई अशरफ को बसपा के राजू पाल ने हरा दिया। इस हार के बाद जो राजू पाल कभी अतीक अहमद के खास हुआ करते थे, वे एक झटके में सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। यानी पूरी चुनावी रंजिश थी। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू ने पूजा से शादी की। राजू पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी पूजा उसी सीट से 2007 और 2012 में विधायक बनी। हालांकि 2017 में वह हार गई और 2022 के चुनाव में कौशाम्बी की चायल सीट से सपा के प्रत्याशी है जो जीत गए थे। 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद का हर चौराहा तिरंगे झंडों से पड़ा था। दोपहर 3 बजे इलाहाबाद शहर पश्चिम के बसपा विधायक राजू पाल एसआरएन हॉस्पिटल से निकले थे।
साथ में 2 गाड़ियां चल रही थी, क्वालिस और स्कॉर्पियो। राजू पाल काफिले के क्वालिस खुद चला रहे थे। बगल वाली सीट पर रुखसाना को बिठाया था। रुखसाना राजू के दोस्त की पत्नी थी जो रास्ते में मिल गई थी। राजू पाल का काफिला सुलेम सराय की जीटी रोड पर था। तभी बगल से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे आ गई। राजू को समझ पाते इसके पहले ही एक गोली सामने का शीशा चीरते हुए उनके सीने में घुस गई। धड़धड़ाते हुए स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे। 3 ने राजूपाल की गाड़ी को घेरकर फायर करना शुरू किया और बाकी 2 ने पीछे चल रही स्कॉर्पियो पर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों को जब लग गया कि राजू की सांसें थम गई हैं, तब वे भागे। धूमनगंज पुलिस आई। टैक्सी से राजू को लेकर एसआरएन भागी। डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद राजू का पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी बॉडी से 19 गोलियां निकली। पुलिस ने उस वक्त के सपा सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ, फरहान, रंजित पाल, आबिद गुफरान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। आज तक फैसला नहीं सुनाया जा सका। एक टैंकर क्लीनर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल, आज की कहानी में हम आपको उमेश पाल के बारे में बताते हैं। उमेश पाल आज की तारीख में करोड़ों के मालिक थे। उमेश के पास सफारी, क्रेटा, इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियों का जत्था और 12 से ज्यादा भूखंडों का मालिकाना हक था। पैसा आने के बाद उमेश पाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उड़ान भरने लगी थी। वहां भी विधायकी लड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से चचेरी बहन विधायक पूजा पाल, राजू पाल की पत्नी से भी उनकी अनबन हो गई थी। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह बनने और अपहरण में अतीक अहमद एंड गैंग पर नामजद एफआईआर दर्ज कराकर चर्चा में आए उमेश पाल ने उसी समय से अपना रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया था। वहां जमीन के कारोबार में उतर गए। पहले पार्टनरशिप में प्लॉटिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे अकेले प्रॉपर्टी का कारोबार करने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी का कारोबार इस समय उमेश पाल का धूमनगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसकी वजह से उनका कई लोगों से तनातनी चल रही थी। सत्ता पक्ष से जुड़े होने की वजह से सीधे उनसे कोई टकरा नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन का विवाद भी सुलझ नहीं रहा था और सुलग रहा था। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उनके जानने वालों का कहना है कि उमेश पाल ने अपहरण के मामले को खूब भुनाया। उसी के बूते उन्होंने जमीन के कारोबार का बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो कहीं ना कहीं व्यवसाय दुश्मनी में भी तब्दील हो रहा था। पैसा आने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी थी और यही वजह है कि उनकी चचेरी बहन और चायल से सपा विधायक पूजा पायल के बीच रिश्ते में धीरे धीरे दूरी आ गई थी। राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह बनने और अपहरण में अतीक अहमद एंड गैंग पर नामजद एफआईआर दर्ज कराकर चर्चा में आए उमेश पाल ने उसी समय से अपना रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया था। वहां जमीन के कारोबार में उतर गए। पहले पार्टनरशिप में प्लॉटिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे अकेले प्रॉपर्टी का कारोबार करने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी का कारोबार इस समय उमेश पाल का धूमनगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसकी वजह से उनका कई लोगों से तनातनी चल रही थी। सत्ता पक्ष से जुड़े होने की वजह से सीधे उनसे कोई टकरा नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन का विवाद भी सुलझ नहीं रहा था और सुलग रहा था। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जानने वालों का कहना है कि उमेश पाल ने अपहरण के मामले को खूब भुनाया। उसी के बूते उन्होंने जमीन के कारोबार का बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो कहीं ना कहीं व्यवसाय दुश्मनी में भी तब्दील हो रहा था। पैसा आने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी थी
और यही वजह है कि उनकी चचेरी बहन और चायल से सपा विधायक पूजा पायल के बीच रिश्ते में धीरे धीरे दूरी आ गई थी, यानी उनके रिश्ते में धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी थी। नवाबगंज से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने वाले उमेश पाल का बचपन भी भले ही मुफलिसी में बीता हो, लेकिन इस समय वह क्षेत्र के चर्चित शख्सियत में गिने जाते थे। वह विधानसभा से खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, मतलब फवा मऊ विधानसभा से वे खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने सपा ज्वाइन भी की थी। साल 2017 से 2021 तक खूब प्रचार भी किया था, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सिरादू में सभा हुआ। इसमें उमेश पाल बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके जानने वालों का कहना है कि चचेरी बहन सपा में और ये बीजेपी में थे, इस वजह से भाई बहन में धीरे धीरे रार आ गई थी। पूजा पाल जहां निवर्तमान विधायक है, वहीं उमेश पाल भविष्य में विधायक लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि वह राजू पाल हत्याकांड में गवाही देने से भी कतराने लगे थे। सिर्फ अपहरण के मामले में अतीक और अशरफ के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे। 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद का हर चौराहा तिरंगा और झंडों से पट गया था। दोपहर 3 बजे इलाहाबाद शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल हॉस्पिटल से निकले, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, और 2 गाड़ियां चल रही थी, क्वालिस और स्कॉर्पियो। राजू पाल काफिले की क्वालिस खुद चला रहे थे। बगल वाली सीट पर रुखसाना बैठी थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। रुखसाना राजू के दोस्त की पत्नी थी और रास्ते में मिल गई। बसपा विधायक रहे राजू पाल मर्डर केस मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को हत्या कर दी, यानी वो केस राजू पाल के गवाह थे और उमेश पाल की इसके बाद हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल गनर संदीप मिश्रा की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा गनर रघुवंश सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद उनकी पत्नी और मां ने माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया। फिलहाल जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों और उसके 1 नाबालिग दोस्त को भी हिरासत में लिया। माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ भले ही जेल में हो, मगर शहर में उनके गुर्गे हमेशा सक्रिय रहते हैं, जैसा कि हमने इस एपिसोड में पहले शुरुआत में बताया था। यही कारण है कि खुद के साथ उन्होंने की आशंका के चलते उमेश सुलेम सराय में रहते हुए, जिसके चलते उसका मकान और 20 हाईटेक कैमरे लगवाए थे। किसने? उमेश पाल ने। पूजा पाल ने कोर्ट और पुलिस को लिखित रूप से दिया था कि उमेश पाल मेरे चचेरे भाई है, मेरे पति की हत्या के मामले में एक प्रमुख गवाह भी है, उनकी जान को खतरा भी है। इस वजह से उमेश पाल को भी सरकारी गनर संदीप दिया गया था, जिसकी इस हमले में मौत हो गई। यानी अब तक पुलिस ने पत्नी, बेटे समेत करीब 8 लोगों से पूछताछ की है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उमेश बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। जैसा हम मोहल्ले के अनुसार जो सुनते हैं, वो बताते कि बहुत मिलनसार व्यक्ति था। वह हमेशा 10 समर्थक और दोस्तों के साथ चलते थे। वहां कहीं भी जाते थे, उनके साथ 2 गाड़ियां होती थी। मगर शुक्रवार को वारदात के दौरान उमेश के साथ उनका ड्राइवर और गनर ही साथ में था। उमेश पाल अपने परिवार के मुखिया थे। उनके 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां भी। गुरुवार शाम को जब वो मौत की सूचना शहर में फैली, तो उमेश के बच्चे और पत्नी और मां इससे अनजान थे। गली के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच चुके थे, मगर गली में जो भी लोग जाते थे, वहां मौत के बारे में चर्चा नहीं करते थे। वहां मौजूद सगे संबंधी लोगों से यही कहते रहे कि इनके बच्चों को मौत की जानकारी नहीं दी जाए, और नहीं है, इसलिए यह कुछ भी ना कहे। लेकिन मां और पत्नी को मौत का आभास हो चुका था।
उमेश पाल के करीबियों का कहना है कि उमेश को माफिया अतीक व अशरफ के खिलाफ गवाही न देने के लिए धमकी भी दी जाती थी, लेकिन उमेश विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को न्याय दिलाने के लिए लगातार कोर्ट में गवाही देते रहे। यही कारण रहा है कि साल 2008 में उमेश का अपहरण भी कर लिया गया था और उन्हें पीटा गया। इसका भी मुकदमा चल रहा है। आज के अलर्ट में पूरी कहानी में फिर मिलेंगे। आज की कहानी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसी अलर्ट में नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे ऐसे ही एपिसोड के साथ। उमेश पाल हत्याकांड के बारे में आप हर एक वो चीज जान चुके हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, यानी यूपी का इतना बड़ा हत्याकांड, उमेश हत्याकांड में लगातार पुलिस एनकाउंटर कर रही है और अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए उनके घर गिराए जा रहे हैं और लगातार जांच भी चल रही है। ये अभी तक का सबसे चर्चित मामला था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एपिसोड के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आफ्ताब ने सब कुछ तो बता दिया, तब भी श्रद्धा मर्डर अभी तक सुलझा क्यों नहीं? नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। श्रद्धा मर्डर केस में यूं तो आफ्ताब ने कत्ल का सारा किस्सा खुद ही अपनी जुबान से पुलिस के सामने कबूल कर लिया, लेकिन हत्या का ये केस की गुत्थी सुलझाने की बजाय और भी ज़्यादा उलझती जा रही है। एक तरफ दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब को लेकर मारी मारी घूम रही है कि कहीं से भी उसे हत्या के वो पक्के सबूत मिल जाए जिससे उसके अंधेरे में भटकती तफ्तीश को रास्ता मिल सके। उधर पुलिस महकमे में एक तेज़ी से खबर सामने आ रही है और उसी खबर से पुलिस की परेशानी लगातार बढ़ रही है। एक नई थ्योरी क्या सामने आई तो पुलिस को एक नया करंट सा लग गया और वो तेजी से इधर उधर हाथ पांव मारने लगे हैं। वजह भी है क्योंकि पुलिस में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर वाकई कोई तीसरा है तो कहीं उसे भीड़ का हिस्सा बनने का मौका तो न मिल जाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि 3 दिनों तक आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, मगर अचानक बीच में आफ्ताब की तबीयत भी खराब हुई और इसमें रुकावट आई और बाद में जैसे तैसे पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा किया गया, फिर आफ्ताब के ऊपर हमला हुआ। बीते 17 दिनों से आफ्ताब लगातार पुलिस को वो सारी बातें बता रहा था जिसका ताल्लुक कत्ल से लेकर सबूत को छुपाने तक हो सकता है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद पुलिस का दिमाग चकरगिन्नी बना हुआ है और वजह भी साफ है क्योंकि पुलिस के सामने बेशक ये बात साफ है कि आफ्ताब ने अब तक कत्ल की बात से लेकर सबूत मिटाने तक की जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी बिना किसी जहद के आसानी से बता दी। जिसने 6 महीनों तक कत्ल की संगीन वारदात अपने सीने में छुपाए रखी, किसी को भनक तक नहीं लगने दी, यानी वो लड़का बिना किसी हिल उज्जत के सारी बातें इतनी आसानी से कैसे बता सकता और कैसे बता रहा था? ऐसा तो नहीं कि उसका किसी चाल का हिस्सा है जिससे वो कानून के बचा सच जा सके या कानून का जानकार हो। हालांकि पुलिस को ये भी लगता है कि हो सकता है कि आफ्ताब ने श्रद्धा मर्डर केस में सारी बातें पुलिस के सामने इसलिए खोल दी क्योंकि उसे डर था कहीं उसे 3rd डिग्री का सामना ना करना पड़ जाए। वो उन्हीं सीरियल के जरिए अच्छी तरह जानता था कि किसी भी अपराधी के लिए पुलिस के चंगुल से बच निकलना करीब करीब नामुमकिन है। आफ्ताब ने ये बातें पूरी तरह से कबूल तो कर ली कि उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया है, उसने ही श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े भी किए हैं और उसे ठिकाने भी लगाए हैं। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान ये बताया कि उसने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद डेटिंग ऐप से नई गर्लफ्रेंड भी तलाश की और श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए और उसे फ्रिज में भी रखा। आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में इस बात को भी माना कि क्या उसने श्रद्धा को जो किया है वो उसके लिए गुनाहगार है। और बीते 17 दिनों की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कई ऐसी चीज़ों के
मिलने का दावा भी किया है कि जिनका ताल्लुकात कत्ल के इसी केस से हैं और जो मुमकिन तौर पर इस संगीन मामले में आगे चलकर सबूत भी बन सकते हैं। लेकिन पुलिस की जांच करने वाले अधिकारियों से जुड़े सूत्रों की माने तो अभी तक ये केस सुलझने के रास्ते से काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी भी इस केस की कड़ियाँ बुरी तरह से बिखरी हुई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यह है कि अभी तक पुलिस को कोई सीधा सबूत ऐसा नहीं मिला जिससे ले जाकर वो कानून को सामने रख सके और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सके। पुलिस महकमे को अब भी कहीं ना कहीं यकीन है कि आफ्ताब पूरा सच नहीं बोल रहा है और उसका यही आधा सच पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। असल में पुलिस की सारी तफ्तीश का दारोमदार साइंटिफिक जांच पर टिक गया है, क्योंकि अगर CFL और FSL की जांच रिपोर्ट पुलिस की उम्मीद के मुताबिक नहीं आई तब क्या होगा। बस यही बात सोच सोच कर पुलिस का पसीना निकल रहा है। खुले में पड़े सबूत और भी बुरी तरह से खराब और बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि इसके अलावा आरोपी को अपने बच निकलने के और भी ज़्यादा रास्ते नज़र आ सकते हैं। जाहिर है इन बातों ने सद्दाम मर्डर केस की जांच में लगी पुलिस की नींद हराम कर रखी है। तो इसलिए पुलिस यानी दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने के लिए काफ़ी है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अलर्ट विद समुंदर फिर मिलेंगे ऐसी कहानी के साथ।